कैसी हैं आप? प्रियांक ने रचना का हाथ नरमी से थाम कर पूछा। मैं ठीक हूँ, वो छोटा सा जवाब देती खड़ी हुई थी। मुझे फ्रेश होना है, आप सो जाएं, ये कहकर अपने कपड़े उठाकर वॉशरूम में बंद हो गई। प्रियांक आगे बढ़ा और दरवाजा खटखटाने लगा। रचना ने फौरन दरवाजा खोला और सामने खड़े प्रियांक को हैरत से देखा। मुझे आपसे बात करनी है। आपने अपना घूंघट भी नहीं उतारा। शादी से पहले भी मैंने आपको नहीं देखा था, और ये कौन सा तरीका है पति से बात करने का? ना चाहते हुए भी प्रियांक का लहजा सख्त हो गया था। रचना की पेशानी पर बल आया और वो वॉशरूम से बाहर निकलकर बेड पर बैठी, फिर अपना घूंघट उतार कर एक तरफ रख दिया। देख लीजिए। प्रियांक तो बस उसे देखता रह गया। बड़ी बड़ी काले रंग की आंखें, जैसे अंधेरी रात, गोरा रंग, सलीके से किया गया मेकअप, बालों को खूबसूरती से बांधा हुआ, गर्दन और हाथों से उसकी रंगत का अंदाजा लगाया जा सकता था। देख लिया आपने, अब मैं चेंज कर सकती हूँ, रचना ने बेरुखी से कहा। प्रियांक होश में आया और अपना सिर झटका। आप इस लहजे में मुझसे बात क्यों कर रही हैं? क्या आपकी शादी मुझसे जबरदस्ती हुई है? रचना के चेहरे पर तंजिया मुस्कान उभरी। आपको पत्नी चाहिए थी, आपको पत्नी मिल गई है, चाहे वो मर्जी की हो या अनचाही। आप खुश हैं ना? बात खत्म, वो तल्ख लहजे में बोली। तो प्रियांक हैरान रह गया। कमरे से बाहर हम अच्छे पति पत्नी की तरह रहेंगे, लेकिन इस कमरे में जो होगा वो यहीं रहेगा, बाहर कोई चर्चा नहीं होगी, ये कहती हुई वो फिर वॉशरूम में चली गई। प्रियांक ने सिर झटक कर अपने कपड़े उठाए और कमरे के साथ लगे छोटे कमरे में चला गया। वॉशरूम में गया और कुछ देर बाद बाहर आया। रचना जब फ्रेश होकर लौटी तो कमरा खाली था। उसने राहत की सांस ली, अपना सामान समेटा और बेड पर लेट गई। तभी प्रियांक अंदर आया। रचना ने हैरानी से उस छोटे दरवाजे को देखा जो बंद होने पर दीवार जैसा लगता था। प्रियांक उसकी हैरानगी देखकर मुस्कुराया, दरवाजा बंद किया, शेरवानी उतार कर अलमारी में रखी और बेड पर लेट गया। रचना चौंक कर उछल पड़ी। अब तुम्हें मेरे यहाँ लेटने पर भी ऐतराज है? प्रियांक ने हल्के तंज से कहा। नहीं, मुझे क्या ऐतराज होगा, लेटिए, शौक से लेटिए, वो कहती हुई एक तरफ खिसक गई। प्रियांक ने मोबाइल निकाला और स्क्रॉलिंग करने लगा। लाइट बंद कर दीजिए, मुझे नींद आ रही है, थक गई हूँ। रचना के कहने पर प्रियांक ने बड़ी लाइट बंद करके केवल डिम लाइट जला दी। थोड़ी देर में रचना की गहरी सांसों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। उस लाल रोशनी में उसका चेहरा बेहद खूबसूरत लग रहा था। प्रियांक अनजाने में उसके करीब हुआ, रिमोट से सारी लाइट्स बंद की और उसका चेहरा अपने पास लाकर देखा। रचना सिहर उठी। जब रचना ने हरकत की तो प्रियांक को होश आया। रचना उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। तभी वो अचानक पीछे हटा, उठकर बेड से उतरा और वॉशरूम में बंद हो गया। रचना उठकर बैठ गई और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। थोड़ी देर बाद प्रियांक वॉशरूम से बिल्कुल सामान्य अंदाज में बाहर आया। रचना, आप जाग रही हैं? उसने लाइट जला दी। रचना का चेहरा लाल हो रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रियांक पास आया, पानी का गिलास बढ़ाया। आपने कोई बुरा सपना देखा क्या? वो मासूमियत से बोला। आप यहाँ नहीं थे? रचना ने कांपती आवाज में पूछा। नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो यहीं था। वो रचना रुक गई और फूट पड़ी। अरे रिलैक्स, यहाँ मेरे कमरे में एक पुरानी आत्मा रहती है, कभी कभी मुझसे भी मजाक करती है, प्रियांक ने मजाक में कहा। अब वो आपकी भी अच्छी दोस्त बन जाएगी। रचना उसे घूरती रह गई, चेहरे पर डर और उलझन थी। प्रियांक मुस्कुराया और जब दोनों की नजरें मिली तो एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं और उस सन्नाटे में कुछ अनकहा, कुछ अधूरा हवा में तैरता रह गया। रचना ने प्रियांक के कंधे में अपना सिर झुकाया। कहाँ जा रहे हैं? प्रियांक को उठते देख उसने उसका हाथ थामकर पूछा। कहीं नहीं, मैं यहीं हूँ, प्रियांक ने मुस्कुराकर कहा और लेटकर रचना को अपने कंधे पर लिटा लिया। उसके बालों में हाथ फेरते हुए वो चुपचाप सोच में डूब गया। प्रियांक का मकसद उसे डराना बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो वो बेहोशी में कर गया था उसे छुपाने की कोशिश में उसने उसे डराकर रख दिया था। रचना की भारी सांसें उसे महसूस हो रही थी। प्रियांक ने खुद पर काबू रखने की कोशिश की, लेकिन रचना की सिसकियों ने उसे बेचैन कर दिया। उसने अपने हाथ रोक लिए और चेहरा छुपाकर आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को सुलाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन रचना के पास से आती हल्की सी खुशबू उसे बार बार
बार अपनी तरफ खींच रही थी। वो खुद को रोकते हुए रचना से थोड़ा दूर होकर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह रचना की आंख खुली तो उसने सामने बैठे प्रियांक को देखा, जो मोबाइल में मशगूल था। वो चुपचाप उठी, कपड़े लिए और वॉशरूम में चली गई। रिसेप्शन कैंसिल कर दिया गया, प्रियांक ने कहा। जब उसने रचना को तैयार होते देखा, रचना चौंकी, उसकी तरफ मुड़ी और पूछा, क्यों? जबकि वो खुद भी जवाब जानती थी, फिर भी पूछ बैठी। प्रियांक के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी। मैं बेइज्जती का आदी नहीं हूँ, वो उसके चेहरे के पास झुककर बोला और ड्रेसिंग मिरर के सामने जाकर बाल संवारने लगा। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, नाश्ता वहीं करेंगे। बाल सेट करके वो वापस सोफे पर बैठ गया। रचना सिर झुकाए मिरर के सामने आई और तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद दोनों घर वालों को मिलकर रचना के मायके की ओर रवाना हुए। रचना के घर वाले नाश्ता लेकर उनके घर आने वाले थे, लेकिन प्रियांक ने मना कर दिया था। वो खुद रचना के घर जाकर उसके परिवार से अकेले में बात करना चाहता था। शादी अरेंज थी, दोनों परिवारों की मर्जी से तय हुई थी और रचना प्रियांक दोनों ने विरोध नहीं किया था। वो अपने घर वालों की खुशी में खुश थे। आप घर में जाइए, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, प्रियांक ने कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रचना जब घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने अपनी नानी, माँ और पिता को देखा। रचना के चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान आई और वो उन्हें नजरअंदाज करती सीढ़ियों की ओर बढ़ी। शादी के बाद पहली बार अपनी माँ के घर आई हो, मिलोगी भी नहीं माँ से? मिसेज वर्मा ने कहा तो रचना के कदम थम गए। उसने सीढ़ियों पर रुककर पलटकर माँ को देखा। आप लोगों ने मुझसे कभी मेरी मर्जी पूछी थी? नहीं ना, मैंने तो बस हर लड़की की तरह सिर झुका लिया था। अब क्यों बात करनी है? वो गुस्से से बोली। तुम जानती हो सब कुछ। फिर भी मिसेज वर्मा बोल ही रही थी कि तभी प्रियांक अंदर आ गया। रचना ने उसकी तरफ देखा, होठों पर हल्की तंजिया मुस्कान उभरी और वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। बेटा माफ करना, ये ऐसी ही है, वक्त लगेगा इसे तुम्हारे साथ घुलने मिलने में, मिसेज वर्मा ने शर्मिंदगी से कहा। आंटी अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? प्रियांक ने नरमी से कहा। हाँ बेटा पूछो, उन्होंने जवाब दिया। क्या ये शादी रचना की मर्जी के बिना हुई है? क्या ये इस शादी से खुश नहीं थी? प्रियांक के पूछने पर मिसेज वर्मा ने हैरानी से उसे और फिर मुकेश साहब को देखा। क्या हुआ? इसने कुछ कहा क्या? तुमसे ठीक से बात नहीं की? मिसेज वर्मा ने हड़बड़ाकर पूछा। उनके ऐसे रिएक्शन से प्रियांक समझ गया कि रचना की मर्जी के बिना ही ये रिश्ता तय हुआ था। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। शायद थोड़ी घबराई हुई है या घर से दूर होने की वजह से उदास है। प्रियांक ने बात संभाली। मुकेश साहब आगे बढ़े, प्रियांक से मिले और उसे अंदर बुलाया। प्रियांक ने झुककर नानी के पैर छुए और सब लोग बैठकर बातें करने लगे। नाश्ता लग चुका था, लेकिन रचना नीचे नहीं आई। सब उसका इंतजार कर रहे थे। आप लोग खाना शुरू करें, मैं उसे बुला लाती हूँ, मिसेज वर्मा ने कहा और उठकर रचना के कमरे की ओर बढ़ी। उनके चेहरे पर गुस्से के साफ निशान थे। मुझे रचना के कमरे का रास्ता बता दीजिए, मैं खुद ही बुला लाता हूँ, प्रियांक ने कहा। मुकेश साहब ने हिचकिचाते हुए उसे देखा। नहीं बेटा, उसकी माँ जा रही है, वो ले आएगी, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं। इसमें तकलीफ की क्या बात है अंकल? रचना का घर अब मेरा ही तो घर है, प्रियांक ने सहजता से कहा। मुकेश साहब के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने रचना के कमरे का रास्ता बताया। प्रियांक सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर गया, जबकि उसी वक्त मिसेज वर्मा रचना के कमरे में दाखिल हो चुकी थी। तो रचना लापरवाह अंदाज में बेड पर लेटी छत को घूर रही थी। आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर ये सब कुछ हो चुका है तो अब इसे स्वीकार क्यों नहीं करती? कब तक इनकार करती रहोगी? मिसेज वर्मा गुस्से में बोली। नहीं मम्मी, हरगिज नहीं, मैं अपने साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। रचना अचानक उठकर खड़ी हो गई। तो फिर तुम क्या चाहती हो? मिसेज वर्मा ने झल्लाकर पूछा। कमरे के बाहर खड़ा प्रियांक सब सुन रहा था। मैं बहुत जल्द इस रिश्ते को खत्म करने की बात करूंगी और मुझे यकीन है वो खुद भी ऐसी लड़की को नहीं रखना चाहेगा जो उसके अधिकार पूरे नहीं कर रही, उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर रही, रचना ने दो टूक लहजे में कहा और सब कुछ साफ कर दिया।
प्रियांक ने अफसोस से सिर झुका लिया। क्या तुमने सच में ऐसा किया? मिसेज वर्मा ने सिर थाम लिया और बेड पर बैठ गईं। इसीलिए उन्होंने अचानक रिसेप्शन कैंसिल कर दिया। कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी होगी उन्हें। जितनी हमें हुई उससे कहीं ज्यादा उन्हें हुई होगी। वो सिर पकड़कर बोली, अगर तुमने फिर से ऐसी कोई हरकत की या अलग होने की बात की तो याद रखना रचना, मुझे खो दोगी। मिसेज वर्मा सख्त लहजे में बोली और उठ खड़ी हुई। प्रियांक चुप था। वो रचना की तकलीफ समझ सकता था। किसी अनचाहे इंसान से शादी कर लेना कितना दर्दनाक होता है, ये वो जानता था। रचना तड़पकर अपनी माँ के पास आई और उनके गले लग गई। मम्मी, आपने जो कहा था वो मैंने किया तो है, अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? बबली जी ने रचना का चेहरा दोनों हाथों में लेकर कहा, जिस तरह पहले मेरी बात मानी थी उसी तरह अब भी मेरी बात मानो और अपनी जिंदगी को ठीक करने की कोशिश करो। उन्होंने उसके माथे को सहलाते हुए कहा तो रचना फूट फूट कर रोने लगी। बाहर खड़ा प्रियांक दरवाजा खटखटाने लगा। रचना जल्दी से आंसू पोंछकर माँ से अलग हुई। बेटा, तुम क्यों आ गए? हम तो नीचे ही आ रहे थे, मिसेस वर्मा ने कहा तो प्रियांक ने रचना की तरफ देखा। उसका चेहरा रोने से लाल हो चुका था। बस हमें जल्दी निकलना है, इसीलिए रचना को बुलाने आया था, प्रियांक ने कहा। रचना ने बैग उठाया और माँ के साथ नीचे आ गई। नाश्ते का माहौल थोड़ा हल्का और सामान्य था। रचना ने भी खुद को संयत करने की कोशिश की। रचना के बाद दोनों अपने अपने घर लौटे। रचना घर पहुंचकर सबसे मिली, फिर अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। किसी ने कुछ कहना ठीक नहीं समझा। प्रियांक अपने काम पर निकल गया। शादी की वजह से बहुत से काम रुके पड़े थे जिन्हें वो निपटाना चाहता था। रात देर से वो लौटा तो रचना सो चुकी थी। उसने फ्रेश होकर खाना खाया और बेड पर लेट गया। रचना के पास लेटकर वो सोने की कोशिश करने लगा और थोड़ी ही देर में नींद में डूब गया। सुबह जब रचना की आंख खुली तो वो कमरे में अकेली थी। उसने दूसरी तरफ का बेड देखा, बिल्कुल सजा सवरा हुआ था, जैसे किसी ने उसे छुआ ही ना हो। उसने हल्की सी सांस ली और वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुई, लेकिन दिमाग में माँ की बातें गूंज रही थी। शादी की रात, शादी से पहले की बातें, सब कुछ बार बार याद आ रहा था। वो बेचैन हो उठी, जैसे खुद से लड़ रही हो। उसने आगे बढ़कर फ्रूट बास्केट से छोटा चाकू उठाया और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अगले ही पल वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। उसकी आंखें बार बार खुल रही थीं। सामने का दृश्य धुंधला दिख रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला और कोई चीखता हुआ उसकी ओर भागा। रचना को आवाजें गहराई से आती हुई महसूस हो रही थी। इतनी भारी कि पहचान पाना मुश्किल था कि वो कौन है। उसने सुकून से आंखें बंद कर ली। अंदर आने वाला शख्स प्रियांक उसे उठाकर अस्पताल की ओर भागा। हवेली में मौजूद नौकरों से लेकर रिश्तेदारों तक सभी हैरान थे। नई नवेली दुल्हन ने शादी के दूसरे दिन ऐसी हरकत कर ली। सबकी जुबान पर बस एक ही बात थी और इन बातों से प्रियांक को फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसके घर वालों को बहुत फर्क पड़ा। मैंने कहा था ना आपसे कि वो लड़की हमारे बेटे के लिए ठीक नहीं है, प्रियांक की माँ गुस्से में बोली। लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी और गरीब घर की लड़की को उठाकर इस घर में बिठा दिया। इज्जत उसे रास नहीं आई। गरीब लोग ऐसे ही करते हैं, अमीरों को बदनाम करने के लिए, सरोज जी ने गुस्से से कहा। संजय साहब ने गुस्से से अपनी बीवी को देखा। वो पहले ही दिन से इस रिश्ते को खत्म करने पर तुली हुई थी, लेकिन आज तो उसे बहाना मिल गया था। संजय जी बोले, जरा सोच समझ कर बात करो सरोज, ऐसा ना हो कि गलती तुम्हारे बेटे की हो। इस पर सरोज जी बिफर पड़ी। कल आई हुई उस लड़की को आप अपने बेटे से बेहतर बता रहे हैं? क्या कमी है मेरे बेटे में? चरित्रवान है, सुंदर है, अच्छा कमाता है और अच्छे घर से है। वो लड़की तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं है जिसे आप उसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। वह जलते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई। सब मेहमानों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। संजय साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। घर के कुछ हालात ऐसे बन गए हैं कि आप सबको फिलहाल यहाँ से जाना पड़ेगा। रिसेप्शन का कार्यक्रम बाद में रखा जाएगा। यह कहते हुए उन्होंने सिर झुका लिया तो सब मेहमान उठकर अपने अपने कमरों में चले गए ताकि वापस जाने की तैयारी कर सके। प्रियांक ने अस्पताल का माहौल हिला दिया था। कुछ ही मिनटों में सबसे अच्छे डॉक्टर रचना के पास मौजूद थे। ना जाने क्या था इस लड़की में कि वह 2 दिन में ही उसका दीवाना हो गया था। वो उससे ठीक से बात नहीं करता था, पर रात की खामोशियों
शादियों में वही उसे सुकून दे जाती थी, और आज जब रचना ऐसी हालत में थी तो प्रियांक बेचैन होकर इधर उधर टहल रहा था, नम आंखों से जमीन को घूरता। वो किसी गहरी सोच में था। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, आपकी पत्नी अब बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा खून ज्यादा बह गया है, इसीलिए कमजोरी रहेगी। दवाइयाँ लिखती हैं, ख्याल रखिएगा। प्रियांक ने सिर हिलाया और कमरे में दाखिल हुआ। रचना आंखें बंद किए लेटी थी, हाथ में ड्रिप लगी थी और कनपटी तक उसके आंसू बह आए थे। प्रियांक ने झल्लाकर कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? अगर तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं थी तो शादी करने की जरूरत क्या थी? वो अब तक अपने गुस्से पर काबू रखे था, लेकिन रचना की हरकतों ने उसका सब्र तोड़ दिया था। रचना ने धीमे स्वर में कहा, तो आप मना कर देते ना? प्रियांक ने तिलमिलाकर कहा, मुझे क्या पता था कि तुम्हें ये शादी नहीं चाहिए? क्या मुझे सपना आता है कि तुम मना करने वाली हो? मुझे तो यही लगा कि लड़की राजी है। प्रियांक की आवाज ऊंची हो गई। उसने झुलझुलाकर पूछा, क्या तुम्हें कोई और पसंद है? प्रियांक अब दो टूक बात करना चाहता था। रचना ने गुस्से से आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और बोली, हम गरीब घर की लड़कियां हैं, हमारे यहाँ पसंद या नापसंद पूछी नहीं जाती, हमें बस कहा जाता है कि सिर झुका लो और हम झुका देती हैं। वो तड़प कर बोली। प्रियांक ने गहरी सांस लेते कहा, अच्छा, अगर तुमने अपने माँ बाप की बात पर सिर झुका दिया था तो अब उस फैसले को निभाओ भी या फिर तलाक का सोच लो। उसकी आवाज में तल्खी और निराशा दोनों थी। प्रियांक गुस्से से चिल्लाया। रचना तलाक शब्द सुनते ही सहम गई। उसने होंठ भींचे और आंखें मूंद ली। उसने प्रियांक की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से आंसू बहाने लगी। प्रियांक गुस्से में उसे वहीं छोड़कर वार्ड से बाहर निकल गया और अस्पताल से निकलता चला गया। रात के करीब 12 बजे वह रचना को लेकर वापस घर आया। सब लोग सो चुके थे और वह खामोशी से चलता हुआ रचना को अपने साथ लिए अपने कमरे तक आया। तभी उसकी दादी कविता जी कमरे में दाखिल हुई। कैसी है बहू की तबीयत? कविता जी ने पूछा। रचना ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और धीरे से उठकर बैठ गई। अब ठीक है, प्रियांक ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। कविता जी कभी ऊपर नहीं आती थी, लेकिन आज रचना की वजह से आई थी। बस यही बात प्रियांक को चुभ रही थी। तुम कमरे से बाहर जाओ, मुझे रचना से कुछ बात करनी है, कविता जी ने कहा तो प्रियांक ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद कविता जी बात करके बाहर आई तो प्रियांक सीढ़ियों के पास रेलिंग पर हाथ रख के गुमसुम खड़ा था। नादान है वो, उसका ख्याल रखना, कविता जी ने कहा। प्रियांक ने सिकवे भरी नजरों से अपनी दादी को देखा और चुपचाप सिर हिलाया। कविता जी उसकी आंखों का मतलब नहीं समझ पाई कि वह उनसे आखिर किस बात का गिला कर रहा था। उन्होंने एक लंबी ठंडी सांस ली और सीढ़ियां उतरने लगी। प्रियांक ने दादी का हाथ थामकर उन्हें कमरे तक छोड़ा और फिर वापस अपने कमरे में आया। रचना गुमसुम से बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। तभी दरवाजा खुला और कोई लड़की अंदर आई। प्रियांक, कैसे हो तुम? वो लड़की चहकते हुए कमरे में दाखिल हुई और प्रियांक के गले से लग गई। रचना चौंक कर उठ बैठी और जल्दी से अपना दुपट्टा संभाला। उसने उस लड़की को देखा जो जीन्स और टॉप में थी और बेझिझक प्रियांक के पास आ गई थी। प्रियांक भी हैरान होकर उसे देख रहा था। रचना को यह सब देखकर भीतर तक चोट लगी। उसे सबसे ज्यादा यह बात अखरी कि प्रियांक ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश तक नहीं की। रचना ने भारी आवाज में पूछा, प्रियांक, ये लड़की कौन है? सोनालिका की नजर जैसे ही बिस्तर पर बैठी रचना पर पड़ी, उसके चेहरे की मुस्कान थम गई। उसने रचना की ओर 2 कदम बढ़ाए। प्रियांक ने माथा रगड़ा, एक नजर रचना को देखा और फिर सोनालिका की ओर देखा। मिलो सोनालिका, ये मेरी पत्नी है। प्रियांक के इतना कहते ही सोनालिका को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे तो ऐसा महसूस हुआ मानो किसी ने उसकी दुनिया पर बम गिरा दिया हो। वो लड़खड़ाई और ड्रेसिंग मिरर के पास रखी कुर्सी का सहारा लिया। उसकी नजर रचना के हाथों पर पड़ी। दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी और वह किसी नई नवेली दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। एक नजर कमरे पर डाली तो साफ समझ आ गया कि यह किसी नए कपल का कमरा है। नहीं प्रियांक, कह दो कि यह मजाक है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? सोनालिका गुस्से और हैरानी से चीख उठी।
प्रियांक ने थके हुए लहजे में कहा। जो होना था वो हो गया सोनालिका, मैं अब किसी भी तरह का तमाशा नहीं चाहता। मेरी जिंदगी पहले ही काफी उलझ चुकी है, इसे और मत उलझाओ। मेरे कमरे से बाहर जाओ। उसकी आवाज में ठंडापन और गुस्सा दोनों थे। सोनालिका ने अविश्वास से प्रियांक को देखा। यह वही था जो कभी उससे बेहद नरमी से, इज्जत और अपनापन से बात करता था, लेकिन आज उसी की आंखों में बेरुखी थी और वजह थी सामने बैठी रचना। सोनालिका के दिल में रचना के लिए अचानक नफरत भर गई। वो अपने मुंह पर हाथ रख के सिसकियां दबाती कमरे से निकल गई। रचना पूछना चाहती थी कि वह लड़की कौन थी और क्यों इतने अपनेपन से उससे मिली, पर वह कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। उसने सिर झुकाया और होंठ काटने लगी। प्रियांक ने सख्त लहजे में कहा, आगे से अगर तुम्हें मुझसे किसी भी बात की तकलीफ या शिकायत हो तो मुझसे कहना, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत मत करना। यह कहकर वह ड्रेसिंग रूम में चला गया। रचना ने एक ठंडी सांस ली और वापस लेट गई। कुछ दिन पहले की बातें उसके दिमाग में घूमने लगी और उसका सिर दर्द से भर गया। वह खुद से बड़बड़ाई, मैं यह सब कैसे स्वीकार कर लूं, कहकर वह सिर थाम कर रोने लगी। तभी प्रियांक ड्रेसिंग रूम से बाहर आया और रचना को रोते देख उसके पास जाकर बैठ गया। उसने नरमी से उसका हाथ थामा। रचना ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ अपनापन और दर्द झलक रहा था। आराम करो, कुछ भी मत सोचो, प्रियांक ने धीमी आवाज में कहा और प्यार से उसके गाल पर हाथ फेरा। फिर उसे अपने साथ लिटाया। रचना उसके साए में सुकून महसूस कर रही थी। वो उसके कंधे पर सिर रखे न जाने कितनी देर तक चुपचाप रोती रही। प्रियांक ने उसे रोने से नहीं रोका। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वह रचना को इस माहौल से बहुत दूर ले जाएगा, जहां वो चैन से सांस ले सके और उसकी जिंदगी फिर से संवर सके। सोनालिका जब से आई थी उसने सबका जीना हराम कर रखा था। घर के हर सदस्य का रो रो कर उसने न सिर्फ अपना हाल खराब कर लिया था, बल्कि बाकी सबको भी परेशान कर रखा था। सोनालिका, जो होना था वो हो गया, अब रोने धोने से क्या फायदा। और तुम्हारी माँ ने तो बड़े गर्व से कहा था कि वो तुम्हारी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से करेंगी। अब यहाँ क्या मेरे बेटे का घर खराब करने आई हो? सरोज जी गुस्से से चिल्लाई। सोनालिका ने उनकी पूरी रात का चैन छीन लिया था। अब उनके सिर में दर्द था, लेकिन सोनालिका का रोना थमने का नाम नहीं ले रहा था। आंटी, माँ ने अगर कहा था तो आप थोड़ा इंतजार कर लेती, मेरी खुशी का भी तो ख्याल रखती। सोनालिका ने भी ऊंची आवाज में जवाब दिया। तभी प्रियांक और रचना नीचे आ रहे थे। उनके पीछे नौकर 2 बैग लेकर चल रहे थे। कहीं जा रहे हो? सरोज जी ने अपने लहजे की कड़वाहट छिपाने की कोशिश की, लेकिन रचना ने उनकी बातों में भरा जहर महसूस कर लिया था। जी मम्मी, मामा ने हमें दुबई की 2 टिकट दी थी गिफ्ट में, तो सोचा थोड़ा घूम लिया जाए, तब तक सोनालिका भी वापस चली जाएगी। सोनालिका ने रचना को गुस्से से देखा। प्रियांक की बात पर वह चौंक गई और तेजी से उसकी तरफ मुड़ी। प्रियांक, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझसे प्यार, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? प्रियांक ने सख्त लहजे में कहा। सोनालिका की जुबान जैसे वहीं थम गई। जब से इन दोनों की मुलाकात हुई थी, प्रियांक ने तो उससे कभी ठीक से बात भी नहीं की थी। वह तो अपने मन में ही हसीन ख्वाब बुन बैठी थी। मैंने पहले ही कहा था कि मेरे दिल में जगह सिर्फ मेरी पत्नी के लिए है, किसी और के लिए नहीं, प्रियांक ने साफ शब्दों में कहा। रचना का दिल एक पल को रुक गया। क्या वाकई वो जज्बात जो एक पत्नी को मिलने चाहिए उसके लिए थे? दिल ने दिमाग से पूछा, लेकिन दिमाग ने तुरंत उसे डांट दिया। अपनी औकात और जगह मत भूलो। वह नजरें झुकाकर चुप हो गई। प्रियांक ने उसके चारों ओर जैसे एक अदृश्य दीवार सी खड़ी कर दी थी और सबको अलविदा कहता हुआ वहां से निकल गया। जबकि सोनालिका फिर से रोने का ड्रामा करने लगी थी। थोड़ी देर बाद वह भी अपना बैग उठाकर जैसे आई थी वैसे ही चली गई। सरोज जी ने चैन की सांस ली और नौकरानी को चाय लाने का आदेश देकर अपने कमरे में चली गई। सोनालिका सरोज जी की सहेली की बेटी थी। जब प्रियांक से मिली तो उसे एक तरफा पसंद करने लगी थी, लेकिन उनकी सहेली ने उसकी शादी प्रियांक से करने से मना कर दिया था। रचना और प्रियांक को दुबई
आए हुए आज तीसरा दिन था। रचना की तबीयत में काफी सुधार था, मगर वह अब भी प्रियांक से कटी कटी रहती थी। ना उससे बात करती, ना उसकी तरफ देखती। आज जब प्रियांक ने उसे शॉपिंग चलने को कहा तो वह पहले तो मना करती रही, लेकिन उसके सख्त लहजे के आगे झुककर साथ चल दी। इस वक्त दोनों लोकल रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे। रचना, तुम अंदर चलो, मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ, प्रियांक ने कहा तो रचना गाड़ी से उतरकर अंदर की ओर बढ़ गई और प्रियांक गाड़ी पार्क करने चला गया। कुछ देर बाद जब वह वापस आया तो बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अंदर चलो, इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हो। उसने गुस्से से कहते हुए रचना का हाथ पकड़ लिया, लेकिन अगले ही पल रचना ने उसका हाथ झटक दिया और अपने सामने खड़े खूबसूरत नौजवान के गले से लग गई। प्रियांक का पारा आसमान पर था। रचना, मेरे पास आओ, वो पूरी ताकत से चिल्लाया। आसपास से गुजरते लोग पलटकर देखने लगे उस अमीर जादे को, जो ब्रांडेड कपड़ों में हाथ में आईफोन लिए सबकी परवाह भूलकर चिल्ला रहा था। ओह, तो ये वजह थी तुम्हारे मेरे साथ उस बर्ताव की। प्रियांक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी किसी और के गले से लगी खड़ी है, लेकिन सामने खड़ा वो नौजवान बिल्कुल जड़ होकर प्रियांक को देख रहा था, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। रेस्टोरेंट के अंदर बैठी रचना के हाथ पैर फूलने लगे। उसे जिस बात का डर था वही हो गया था। वो कांपती हुई बाहर आई और आकर प्रियांक का हाथ पकड़ लिया। प्रियांक ने चौंक कर अपने पास खड़ी रचना को देखा और फिर सामने खड़ी उसकी हूबहू सूरत को। सामने वाली लड़की नम आंखों से रचना को देख रही थी। वो लड़की धीमी आवाज में बोली, गुड़िया, आपकी गुड़िया उसी दिन मर गई थी जिस दिन आप उसे मूर्ख बनाकर छोड़ गई थी। वो गुस्से से बोलती हुई प्रियांक का हाथ पकड़कर जाने लगी। तभी प्रियांक ने पलटकर उस लड़की को देखा कि रचना और उस लड़की के कपड़े अलग थे, लेकिन शक्ल बिल्कुल एक थी। प्रियांक ने सोचा कि उसने हड़बड़ाहट में कपड़ों पर तो ध्यान ही नहीं दिया। प्रियांक बोला, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? उसने कहा तो रचना ने मना करने के लिए सिर हिलाया, लेकिन वो लड़की धीरे से हामी भरते हुए उसके साथ रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ी। ये क्या इत्तेफाक है, या कोई रिश्ता? आप दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानती हैं? प्रियांक ने पूछा। सामने बैठी लड़की ने एक ठंडी सांस ली। पास बैठी रचना ने उसका हाथ थपथपाकर हिम्मत दी। तब उसने बोलना शुरू किया, मेरा नाम महक है, रचना की जुड़वा बहन। असल में रिश्ता आपका मेरे लिए आया था, लेकिन मैं मोहित को चाहती थी। हिम्मत नहीं हुई पापा से कहने की, इसीलिए रिश्ते के लिए हाँ कर दी। पर मोहित ने कहा अगर मैंने शादी की तो वो जान दे देगा, तो मैं उसके साथ चली गई। जिस दिन आपके पापा और मामा रिश्ता देखने आए उस दिन रचना नाना के साथ इलाहाबाद गई थी। जब लौटी तो घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। मैंने उसी वक्त मौका देखकर मोहित के साथ घर छोड़ दिया। वो बोलते बोलते रुक गई, आंखों से आंसू बहने लगे और घर की इज्जत बचाने के लिए रचना को आगे किया गया। उन्होंने मुझे मरा मानकर मेरी जगह रचना की शादी आपसे कर दी। माहौल कुछ देर के लिए खामोश हो गया। तभी रचना बोली, मुझे लगता है कि मैं आपकी जगह ले रही हूँ। मैं अपने पति के साथ होते हुए भी अजनबीपन महसूस करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं आपकी जगह पर हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। महक ने सिर उठाकर उसे देखा। नहीं, ये हमारे नसीब में था। तुम प्रियांक के जीवन में आने के लिए बनी थी और मैं मोहित के लिए। तुम उसका नसीब हो, मैं मोहित की। अपने पति के साथ खुश रहना चाहिए तुम्हें। रचना ने सिर झुका लिया। उसने कभी इस तरह सोचा ही नहीं था कि शायद सच में यही उसकी तकदीर थी। तभी तो वो उसका पति था। आखिर किस्मत के फैसले कौन बदल सकता है? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी प्रियांक की तरफ देखने की। ये हमारे घर का पता है, प्रियांक ने कहा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताना, हम 1 महीने तक यहीं रहेंगे। और महक जी, मुझे खुशी है कि आपने अपनी और मोहित की जिंदगी खराब करने से बेहतर उसके साथ रहना चुना। प्रियांक मुस्कुराया। महक के मना करने के बावजूद उसने उन्हें खाना खाए बिना जाने नहीं दिया। रचना पूरे वक्त खामोश रही। महक जब भी कुछ कहती वो बस हल्की मुस्कान देकर जवाब देती। महक विदा लेती हुई बोली, जल्द मिलूंगी, और चली गई।
प्रियांक और रचना लौटकर होटल आ गए। रचना बहुत चुप थी। प्रियांक ने भी उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन रात तक भी जब उसने बात नहीं की तो प्रियांक ने झल्लाकर कहा, रचना, हमारे नसीब में यही लिखा था, जो होना था वही हुआ, इसमें मुंह बनाने वाली क्या बात है। रचना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने कब मुंह बनाया? तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती? मुझे लगता है जैसे मैं किसी अजनबी के साथ हूँ। प्रियांक गुस्से से बोलते हुए उठ खड़ा हुआ। आप पूछिए, मुझसे क्या पूछना है, मैं जवाब दे रही हूँ, रचना ने धीरे से कहा और सिर झुका लिया। प्रियांक उसके पास आकर बैठ गया। रचना का दिल तेजी से धड़कने लगा। रचना, मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता हूँ, प्रियांक ने सीधी बात कही तो रचना ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या? प्रियांक ने हैरानी से पूछा। क्यों, क्या हुआ? रचना का चेहरा लाल हो गया था। उसके हाव भाव देखकर प्रियांक समझ गया कि उसने उसकी बात का दूसरा मतलब ले लिया है। वैसे मेरा मतलब वो नहीं था, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम उस तरह से भी रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं। प्रियांक की बात सुनकर रचना बुरी तरह खांसने लगी। नहीं, वह कुछ बोल नहीं पाई और सिर झुका लिया। घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हें अपनी बहन से नाराज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी लड़की घर वालों को धोखा नहीं देना चाहती, पर सभी अपने घर का माहौल और अपने माँ बाप का स्वभाव समझते हैं, और जब उन्हें लगता है कि वह नहीं समझेंगे और उन्हें मजबूर कर देंगे किसी और के साथ बंधने के लिए, जिसके साथ वह अपना जीवन नहीं बिताना चाहती, क्योंकि उनके मन में तो उनके पसंद का व्यक्ति है, तो वह इस तरीके का कदम उठाते हैं। यह समाज और घर का माहौल लोगों को ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। अगर समाज और घर का प्रेशर ना हो तो कोई इस तरह का कदम क्यों उठाए? आखिर वह मोहित से प्यार करती थी, और अगर उनकी शादी किसी और से हो जाती तो उनकी, मोहित की और तीसरे व्यक्ति की भी जिंदगी बर्बाद हो जाती। उन्होंने तो कई सारी जिंदगियों को बर्बाद करने से बचा लिया। और रही बात लोगों की, समाज की, तो यह समाज, यह लोग तो ना कभी खुश हुए हैं ना कभी होंगे। हमारे घर के बड़े कई बार इस समाज को खुश करने के लिए अपने बच्चों को ही दुखी कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। माँ बाप के लिए यह बात महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि उनका बच्चा किसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता है और उसकी खुशी किससे जुड़ी हुई है। जिस दिन हर माँ बाप यह बात समझ जाएगा, उस दिन इस तरह की समस्याएं अपने आप सुलझने लगेंगी। अब तुम अपना मूड ऑफ मत करो, आराम करो, प्रियांक ने नरमी से कहा और उठकर बेड के दूसरी तरफ जाकर लेट गया। रचना ने राहत की सांस ली और सोने की कोशिश करने लगी। प्रियांक उसकी ओर पीठ किए लेटा रहा, पर उसकी आंखें खुली थीं। वह रचना के सोने का इंतजार करने लगा। जब रचना की सांसें भारी होने लगी तो उसने सोचा कि वह गहरी नींद में है। वह धीरे से पलटा और रचना को अपनी ओर खींच लिया। रचना की आंखें झटके से खुली, उसका शरीर कांपने लगा। प्रियांक ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ये तो जाग रही है, उसने मन ही मन सोचा और उसके चेहरे पर आए बालों को धीरे से हटाया। दोनों की निगाहें टकराईं और उस पल दोनों के दिलों में जैसे तूफान उठ गया। प्रियांक ने रचना की आंखों में झांका और बोला कि रचना, तुम तो किसी और को नहीं पसंद करती थी, किसी न किसी से तो तुम्हें शादी करनी थी ना। तुम मुझसे हो गई। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि तुम मुझे स्वीकार ना कर सको। सोच लो कि मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए ही आया था। मेरे मन में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और तुम्हारे मन में भी मेरे अलावा कोई नहीं है, और हम दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो चुकी है, तो शायद हमें एक दूसरे के लिए ही चुना गया था और इस रिश्ते का बनना ऐसे ही तय था शायद। रचना ने आंखें बंद कर ली। उसने उसे दूर नहीं किया। रचना की सांसें तेज हो गईं। कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज थी। वो दोनों उस पल में एक दूसरे में खो गए। हर दीवार, हर दूरी मिट गई थी। कुछ देर बाद कमरे में सन्नाटा छा गया। रचना प्रियांक की शर्ट पहने उसके पास सोई थी कि तभी अचानक डोरबेल बज उठी। उसने खींचकर घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बजे थे। अभी कुछ देर पहले ही उसने रचना को सोने की इजाजत दी थी, और अब यह कौन आ गया इस वक्त? और अब जब एक बार फिर उसके जज्बात अंगड़ाई ले रहे थे,
तो कोई इस वक्त उनके खूबसूरत लम्हों में तंग करने आ गया था। प्रियांक शर्ट पहनकर कमरे से बाहर निकला और घर के बाहर के दरवाजे तक जाकर दरवाजा खोला ही था कि सोनालिका बदहवास हालत में रोती हुई प्रियांक के गले से लिपट गई। पीछे हट जाओ मुझसे। प्रियांक ने सोनालिका को खुद से दूर धकेला। सोनालिका अपनी फटी हुई शर्ट को ठीक करती हुई जमीन पर बैठकर रोने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रियांक ने नाराजगी से पूछा। सोनालिका ने रोते हुए उसकी तरफ देखा। मैं यहाँ तुम्हारे और रचना के बीच दूरियां पैदा करने आई थी, लेकिन देखो मैं ही मुसीबत में फंस गई। रात के अंधेरे में कुछ लड़कों ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। किसी तरह मैं बचकर यहाँ तक पहुँची हूँ। तो अब यहाँ क्या करने आई हो? प्रियांक ने गुस्से से कहा तो सोनालिका उठकर उसके सामने आ खड़ी हुई। प्रियांक, हमारा रिश्ता भले ही अब कुछ नहीं रहा, लेकिन मैं तुम्हारी जानने वाली हूँ। इंसानियत के नाते मुझे अपने घर में पनाह नहीं दे सकते हो? सोनालिका ने रोते हुए कहा तो प्रियांक ने ठंडी सांस लेकर चेहरा घुमा लिया। जो सोच लेकर तुम यहाँ आई थी, तुम्हें लगता है कि उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर में रहने दूंगा? प्रियांक ने सख्त लहजे में कहा। प्रियांक, ऐसा मत कहो। हाँ, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब मेरी नीयत साफ है। मुझे सिर्फ एक रात के लिए यहाँ रुकने दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। सोनालिका ने प्रियांक का हाथ पकड़ते हुए कहा। प्रियांक, रचना की आवाज सुनते ही दोनों ने एक साथ सीढ़ियों पर खड़ी रचना की ओर देखा। उसकी पकड़ ढीली हुई और उसने प्रियांक का हाथ छोड़ दिया। रचना बिना अपनी हालत की परवाह किए नीचे आने लगी तो प्रियांक ने मुस्कुराकर कहा, मेरी जान, तुम कमरे में चलो, मैं अभी आता हूँ। रचना ने सिर हिलाया और वापस कमरे में चली गई। वो रहा कमरा, जाओ रह लो, लेकिन सुबह मेरे उठने से पहले तुम इस घर में दिखाई नहीं देनी चाहिए, प्रियांक ने कहा और दरवाजा बंद कर लिया। कुछ ही मिनटों में वो सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चला गया, जबकि सोनालिका अपनी मुट्ठियां भींचती, आंखों से आंसू पोंछती हुई चुपचाप उस कमरे में चली गई। मैं यहाँ वापस जाने के लिए थोड़ी आई हूँ, पर इतनी आसानी से मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। सोनालिका की आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। तुमने कैसे मेरी जगह किसी और को दे दी? मुझे तो तुम देखते तक नहीं थे, लेकिन अब उस पर अपनी सारी मोहब्बत लुटा रहे हो। वो जगह मेरी थी, रचना ने नहीं। मैंने तुम्हारी जिंदगी में वो जगह बनाई थी, पर अब वो है मेरी जगह पर। मैं अपनी जगह लेकर रहूंगी। रचना नींद में बुरी तरह चौंक कर चीख उठी। उधर सोनालिका सुबह घर में रुकने का बहाना ढूंढ रही थी। जब प्रियांक कमरे में आया तो रचना बेचैन होकर बैठी थी और अपनी उंगलियों के नाखून चबा रही थी। प्रियांक उसके पास आया। रचना की आवाज सुनकर प्रियांक ने कहा, किसी मजबूरी की वजह से आई है, सुबह चली जाएगी। प्रियांक ने मुस्कुराते हुए रचना का चेहरा अपने हाथों में लिया। लेकिन वो यहाँ क्यों आई है? आप लोग तो इतने अमीर हैं, वो किसी होटल में भी तो रुक सकती थी, रचना ने कहा तो प्रियांक एक पल को ठहर गया और चेहरा फेर लिया। बात तो सच थी। सोनालिका कभी ड्राइवर और गार्ड्स के बिना घर से बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि अमर प्रताप के कई दुश्मन थे। फिर आखिर कैसे उसके साथ ये सब हो गया? वो अकेली तो नहीं थी कि कोई यूं ही उस पर हाथ डाल दे। मगर प्रियांक अब सोनालिका के बारे में सोचने के मूड में नहीं था। उसने अपना ख्याल झटककर रचना की तरफ देखा। इस बारे में हम सुबह बात करेंगे, अभी तो बस तुम मुझ पर ध्यान दो। इतने दिनों बाद मुझे अपनी बीवी की नजदीकियां मिल रही हैं और तुम बीच में किसी तीसरे का जिक्र करके मेरा मूड खराब कर रही हो। प्रियांक ने रचना का चेहरा थाम कर कहा। रचना ने शर्मा कर सिर झुका लिया। अच्छा बताओ, उन लम्हों में सबसे हसीन लम्हा कौन सा था? वह उसकी आंखों में झांकते हुए धीमे स्वर में बोला। रचना का चेहरा और झुक गया। प्रियांक ने उसका चेहरा ऊपर किया। मेरी आंखों में देखो। रचना ने उसकी आंखों में देखा। प्रियांक की आंखों में इस वक्त गहराई और चाहत थी। वह मुस्कुराया। तुम जानती हो रचना, तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली औरत हो जिसे देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा था। वो सांसों के बीच मुस्कुराते हुए बोला। रचना के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन सोनालिका वो कहते कहते रुक गई। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर गई। प्रियांक ने कहा, उस रिश्ते में मेरी माँ की मर्जी थी, जैसे तुमसे नहीं पूछा गया था। मैंने उसे
कभी अपनी मंगेतर नहीं समझा। मुझे लगा था कि शादी के बाद जब वो मेरे पास आएगी तो शायद मैं खुद उससे मोहब्बत करने लगूं, लेकिन मेरे पिताजी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें उसका अंदाज और बड़ों के प्रति उसका रवैया अच्छा नहीं लगता था। फिर सोनालिका की माँ ने मेरी माँ से सगाई तोड़ने की बात कही, क्योंकि उनके बिजनेस पार्टनर के बेटे को सोनालिका पसंद आ गई थी और वह हमसे ज्यादा पैसे वाले थे। तो इसीलिए सोनालिका की माँ चाहती थी कि सोनालिका की शादी वहीं हो और उन्होंने यह सगाई तोड़ दी। पापा को तो पहले ही सोनालिका पसंद नहीं थी, इसी वजह से उन्होंने अपने दोस्त की बेटी से मेरी शादी करने का फैसला किया। और देखो, मेरे नसीब में तुम लिखी थी। यह कहते हुए प्रियांक मुस्कुराया। रचना उसके गले से लग गई। प्रियांक ने उसे बिस्तर पर लिटाया और उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर प्यार से देखा। उसके चेहरे पर अब एक अजीब सा सुकून था, जैसे बरसों की तड़प अब जाकर थम गई हो। रचना कांप रही थी, लेकिन डर की वजह से नहीं, मोहब्बत की वजह से। जैसे हर दीवार, हर पर्दा खुद ब खुद गिर रहा हो और दोनों एक ऐसे लम्हे में खो गए हों जहां लफ्जों की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ खामोशी की जुबान बोल रही थी। प्रियांक की उंगलियां जब उसके बालों से उलझ रहीं तो रचना की पलकों पर नमी झिलमिलाई। कमरे की फिजा में एक मधुर धुन थी, प्यार की। प्रियांक उसे यकीन दिलाता कि वो उससे बेइंतहा प्यार करता है। उस रात वो एक हो गए। सुबह जब प्रियांक की आंख खुली तो रचना कमरे में नहीं थी। वो मुस्कुराता हुआ बिस्तर पर हाथ फेरता छत को देखने लगा। कुछ दिन पहले का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसकी दादी रचना के पास बैठी थी और कह रही थी, बेटा क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी जगह है इस घर में। जबकि दरवाजे के पास खड़ा प्रियांक ये बातें सुनकर हैरत से डूब गया था। दादी, आपको तो सब मालूम था ना? उसने बुदबुदाते हुए कहा और उसकी आंखों में रचना का चेहरा तैरने लगा। आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? रचना ने शिकायत भरी नजरों से दादी को देखा। दादी ने उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा, क्योंकि तेरा पापा मुकेश था तो मेरे बेटे का दोस्त, पर वो मुझे मेरे बेटे जैसा प्यारा था और उसकी दोनों बेटियां मुझे प्यारी थी। महक ने नहीं आना चाहा तो तुम ही सही, तुम दोनों मुझे प्यारी थी। रचना की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आप प्रियांक को सच्चाई बता दीजिए ना दादी, अगर वो मुझे कबूल कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो हिचकियों के बीच बोली। प्रियांक को दुख हुआ कि उसकी दादी ने उससे ये बात छुपाई थी। अगर वो पहले सच बता देती तो वो खुद रचना को स्वीकार कर लेता और रचना को इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। उसने तय कर लिया कि अब वो रचना के मुंह से खुद सब कुछ सुनेगा, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो कैसे शुरू करे। इसी सोच में उलझा वो दुबई के लिए निकल गया, जहां उसकी मुलाकात महक से हुई। उसने रचना के सामने सारी सच्चाई खोल दी। तभी मोबाइल की रिंगटोन बजने लगी तो वो उठकर कमरे से बाहर चला गया, लेकिन बाहर जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फैल गईं। सुबह रचना उठकर नीचे आई तो सोनालिका अभी भी कल रात वाली हालत में थी। रचना ने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और किचन में चली गई। मेरे लिए भी नाश्ता बनाओ, सोनालिका ने मालकिन की तरह आवाज लगाई और सोफे पर जा बैठी। रचना ने उसकी बात अनसुनी करते हुए शांत भाव से नाश्ता बनाना जारी रखा। उसने प्रियांक और अपने लिए नाश्ता तैयार किया, डाइनिंग टेबल पर रखा और ब्रेड जैम लेने के लिए किचन में गई। जब वापस आई तो देखा सोनालिका मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बड़े बेढंगे ढंग से नाश्ता कर रही थी। चाय का कप गिराकर उसने पूरा टेबल गंदा कर दिया था और सफेद टाइलों वाला फर्श भी दागदार हो गया था। रचना का पारा चढ़ गया, लेकिन वो चुप रही। उसने खुद को संभाला और वापस किचन में जाकर दूसरा नाश्ता बनाने लगी। सोनालिका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तंज कसते हुए बोली, गवार जाहिल लड़की, वो कहकर पराठा मुंह में ठूसने लगी। रचना ने कुछ नहीं कहा, बस दूसरा नाश्ता तैयार कर बाहर आई। जब वो ट्रे लेकर ऊपर जाने लगी तो सोनालिका उसके रास्ते में आ गई और ट्रे गिराने की कोशिश की, लेकिन रचना ने फुर्ती से ट्रे टेबल पर रखी और अगले ही पल उसके दो जोरदार थप्पड़ सोनालिका के चेहरे पर पड़े। फिर उसने उसका हाथ मरोड़कर पीछे की तरफ कर दिया और ठंडे लेकिन सख्त लहजे में बोली, क्या समझती हो तुम मैं कोई दब्बू सी लड़की हूँ जो तुम्हारी इन हरकतों से डर जाऊंगी? शुक्र मनाओ, इतनी गंद की बातों के बाद भी मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा है, वरना दिल तो कर रहा था कि तुम्हें यहीं जमीन में गाड़ दूं। सोनालिका की आंखों में आंसू
और चेहरे पर हैरानी थी। रचना का चेहरा अब शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वो आग थी जो किसी भी झूठ और फरेब को राख कर सकती थी। रचना गुस्से से चिल्लाई थी, सीढ़ियों पर खड़े प्रियांक को देखकर। उसकी आंखों में आग थी। प्रियांक ने अपनी मासूम सी दिखने वाली पत्नी को देखा और उसे इतना गुस्सा आया था कि खुद को रोक नहीं पा रहा था। देखो, यह मुझे मार रही है, सोनालिका रोते हुए चिल्लाई और सीढ़ियों पर गिर गई। रचना पहले चौंकी। उसने ऊपर सीढ़ियों पर खड़े प्रियांक को देखा और फिर नीचे रोती सोनालिका को। रचना ने प्रियांक के चेहरे की तरफ देखा तो उसने बस रचना को ही देखा। चेहरे पर किसी तरह का कोई एहसास नहीं था। रचना को लगा कि प्रियांक अब सोनालिका की बातों पर यकीन कर चुका है। नहीं प्रियांक, उसने क्या किया पूछो, रचना बोली। मैंने तो नाश्ता मांगा तुमसे, तुमने उसे ऐसे नीचे फर्श पर गिरा दिया और कहा उठाकर खाओ। और देखो प्रियांक, इसने मुझे कितनी बुरी तरह धक्का दिया। मेरे पाँव पर सूजन है, दर्द हो रहा है, सोनालिका रोते रोते बोली। रचना ने तमतमाकर सोनालिका को देखा। क्या वह सच में इस हद तक गिरी हुई हो सकती थी? रचना कुछ बोलने ही वाली थी कि प्रियांक ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया और सोनालिका के पास आ गया। सोनालिका अब भी रो रही थी और प्रियांक ने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हारे गार्ड्स बाहर खड़े हैं, आगे अगर मुझे तुम्हारी शकल कहीं दिखाई दी तो याद रखना, ऐसा केस करवाऊंगा कि तुम जेल से निकल नहीं पाओगी। उसने हर शब्द को ठोक कर कहा। थोड़ी देर पहले सोनालिका के पेरेंट्स ने कॉल कर बताया था कि कल वे सोनालिका को यहीं छोड़ गए थे और अब किसी इमरजेंसी के चलते उसे वापस ले जाना था। पर जब प्रियांक कमरे से बाहर आया तो उसने सोनालिका की हरकतें देख ली। चाय गिराना, रचना का रास्ता रोकना, गार्ड्स के नाम पर सोनालिका का रंग उड़ चुका था, पर वह सिर झुकाए खड़ी रही। रचना बोली, यहाँ से ऐसे नहीं जाओगी तुम, जो गंदगी फैलाई है उसे साफ करो। सोनालिका ने प्रियांक की तरफ देखा कि वह क्या कहेगा। क्या वह उसे जाने देगा या उस पर सख्ती करेगा? और वही पल प्रियांक रचना को देखकर मुस्कुरा रहा था। बस इतनी सी बात, इन्हें इतनी भी जल्दी नहीं है जाने की। पहले डाइनिंग एरिया साफ करेंगी और वो बर्तन भी धोएंगी जो इन्होंने गंदे किए हैं, फिर जाएंगी। प्रियांक ने कहा तो सोनालिका की आंखें फैल गईं। मैं कैसे हाथों से, वो बोली ही थी कि प्रियांक ने सख्ती से कहा, अब शुरू हो जाओ। रचना ने कुछ नहीं कहा, बस नाश्ता लेकर हॉल में बैठ गई और प्रियांक उसके पास आकर उसके साथ नाश्ता करने लगा। रचना दूर से गुस्से से सोनालिका को सफाई करते देखती रही। सोनालिका के पास कोई चारा नहीं था, उसे यह सब करना ही पड़ा, वरना प्रियांक उसके पिताजी को सब कुछ बता देता। थोड़ी बहुत सफाई करने के बाद रचना ने मुंह बनाकर कहा, चलो ठीक है, अब वापस नजर मत आना। सोनालिका ने एक नजर प्रियांक पर डाली। उसके चेहरे से मुस्कान हट ही नहीं रही थी और वह लगातार रचना को ही देख रहा था। रचना जब उसकी तरफ बढ़ी तो वह बीच में ही रुक गई। वो रहा रास्ता, उसने तंज से कहा। प्रियांक ने हंसते हुए रचना का हाथ पकड़ लिया। रचना के कंधे पर उसका हाथ था और वह मुस्कुराते हुए उसके चेहरे को देखने लगा। फिर सोनालिका से बोला कि सोनालिका, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, बल्कि मैं सिर्फ तुम्हारी जिद हूँ और तुम सिर्फ अपनी जिद पूरा करना चाहती हो। तुम्हें इतनी सी बात समझ लेनी चाहिए कि किसी को जबरदस्ती हासिल करने का कोई फायदा नहीं होता। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मूव ऑन करो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। सोनालिका सिर झुकाकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रचना ने प्रियांक से अलग होना चाहा। प्रियांक, छोड़ो मुझे, रचना बोली और चेहरा फेर लिया। वो प्रियांक से पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब उसकी गिरफ्त से निकलना मुमकिन नहीं था। प्रियांक ने रचना का हाथ और कस के पकड़ा। बाहर का दरवाजा बंद करके कमरे की तरफ बढ़ा। मुझे काम करना है, रचना ने उसकी आंखों में झलकती गहराई देखकर झिझकते हुए कहा। प्रियांक मुस्कुराया और धीमे से बोला, अभी तो अपने पति पर ध्यान दो, बाकी काम खुद हो जाएंगे। उसका लहजा धीमा लेकिन असरदार था। कमरे में दाखिल होते ही उसने पांव से दरवाजा बंद किया और रचना की सांसें तेज थी, दिल की धड़कनें बेकाबू। प्रियांक की आंखों में ठहराव था, लेकिन उनमें एक अजीब सी मोहब्बत की शिद्दत भी थी। उस पल जैसे वक्त थम गया था। दोनों सिर्फ एक दूसरे के एहसास में डूबे हुए थे। वो लम्हे किसी शब्द के मोहताज नहीं थे, लेकिन हर पल जैसे एक कहानी कह रहे थे। रचना की पलकें झुकी हुई थी, मगर उसके मन की दुनिया जाग चुकी थी। अपनापन, सुकून
एक ऐसी मोहब्बत जो किसी हद में बंधी नहीं थी। कमरे में खामोशी थी, बस दिलों की धड़कनें गूंज रही थी। वो दोनों ऐसे एक दूसरे में खोए थे जैसे बरसों की दूरी मिटानी हो। अब उनके बीच कोई फासला नहीं था, कोई झिझक नहीं थी, बस एक अपनापन था, एक एहसास जो हर सीमा से परे था। पूरी रात की थकान के बाद भी रचना के चेहरे पर सुकून था। जब भी प्रियांक उसके पास आता वो खुद को रोक नहीं पाती। अब उसके दिल में प्रियांक के साथ वक्त बिताने की ख्वाहिशें पलने लगी थी, उसके साथ घूमने की, हंसने की, जीने की। रचना का यह बदलाव प्रियांक को बेहद पसंद था। वो अब पूरी तरह से उसके रंग में रंग चुकी थी। कभी रूठना, कभी लड़ना, कभी प्यार से मनाना, जैसे एक सच्ची और दिल से चाहने वाली पत्नी करती है। अब तो रचना उसके साथ हर छोटी बड़ी चीज में शामिल रहती, खाना बनाते हुए भी, खिलाते हुए भी। सोनालिका जा चुकी थी और प्रियांक ने अपनी माँ सरोज जी को भी समझा लिया था कि अब रचना ही उसकी जिंदगी है। सोनालिका उसके नसीब में नहीं थी, रचना थी। और अब रचना ने भी वक्त के साथ सरोज जी के दिल में अपनी जगह बना ली थी और घर में अब पहली बार सच्ची रौनक दिखाई देने लगी थी। अब रचना अपना ज्यादातर समय घर के कामों में लगाने लगी थी, जिसकी वजह से प्रियांक थोड़ा बेचैन रहने लगा था। मगर उसे यह बात भी अच्छी लगती थी कि रचना उसकी माँ का ख्याल रख रही है और उनके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उसने कभी उसे कुछ कहा नहीं। रचना दिन ब दिन प्रियांक की मोहब्बत में और निखरती जा रही थी। कुछ समय बाद जब रचना अपने मायके वापस आई तो महक भी वहां थी। उसके माँ बाप ने पहले तो नाराजगी जताई थी, लेकिन रचना के समझाने पर उन्होंने महक को माफ कर दिया था। रचना अब प्रेग्नेंट थी और इसी वजह से रचना के घर वाले और प्रियांक के घर वाले दोनों ही उसकी देखभाल में लगे रहते थे। जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी, बल्कि पहले से ज्यादा खुशियों और अपनापन से भरी हो चुकी थी। अब किसी के दिल में किसी के लिए रंजिश नहीं थी, बस एक दूसरे के लिए इज्जत और मोहब्बत थी। कुछ महीनों बाद प्रियांक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से टहल रहा था। सब लोग डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही डॉक्टर बाहर आया, उसके हाथों में एक नन्हा सा बच्चा था। प्रियांक ने फौरन बच्चे को नहीं देखा, बल्कि घबराते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी कैसी है? डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, मुबारक हो, बेटा हुआ है और आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। इतना सुनकर प्रियांक ने राहत की सांस ली। क्या मैं अभी मिल सकता हूँ उससे? उसने जल्दी से पूछा। डॉक्टर मुस्कुराकर बोला, थोड़ी देर में उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप मिल सकते हैं। थोड़ी देर बाद रचना को वार्ड में लाया गया। पूरा परिवार वहां जमा था। सबके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। हंसी की गूंज पूरे वार्ड में फैल गई थी। रचना नम आंखों से सबको देख रही थी। वो नन्हा सा बच्चा कभी रो पड़ता तो कभी मासूमियत से सबको देखता। प्रियांक रचना के पास बैठा और मुस्कुराते हुए बोला, अब हमारी जिंदगी और खुशियों से भर गई। पूरा कमरा उस वक्त सच्ची खुशी और अपनेपन से भर चुका था। जब रचना का बच्चा 2 साल का हो गया तो प्रियांक ने रचना से कहा कि वह पढ़ी लिखी है, वह नहीं चाहता कि उसकी पढ़ाई बेकार जाए, इसीलिए वह चाहता है कि वह कुछ थोड़ा बहुत समय निकालकर ऑफिस आना शुरू कर दे। प्रियांक ने अपने घर वालों से भी इस बारे में बात की तो प्रियांक के पापा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा वह तो हमेशा से चाहते थे कि उनकी बहू सिर्फ घर में ही बसकर ना रह जाए, बल्कि वह उनके बिजनेस का हिस्सा भी बने। प्रियांक की माँ सरोज जी ने कहा कि रचना को बच्चे की फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तो अभी ठीक ठाक हूँ। जब रचना ऑफिस जाएगी तो मैं विहान को देख लूंगी। रचना ने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया था। उसकी हमेशा से इच्छा थी कि वह जॉब करे और आज उसकी यह इच्छा भी पूरी हो गई थी। एक दिन प्रियांक ने अपने बच्चे को देखते हुए रचना से कहा, रचना, जो हमने झेला है, मैं नहीं चाहता कि वह मेरा बच्चा भी झेले। हम अपने बच्चे की बहुत अच्छी परवरिश करेंगे, जिससे उसे सही और गलत की समझ हो और उसे उसकी जिंदगी अपने हिसाब से जीने देंगे, जो उसका अधिकार होगा और जिसे वो अपना जीवन साथी चुनेगा। अगर वो अच्छा इंसान होगा तो हम उसे पूरे मन से अपने परिवार की बहू स्वीकार लेंगे। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा कभी इस बात का अफसोस करे कि उसके माँ बाप ने उसे समझा नहीं। वो हमारा बेटा है, जो इंसान है
वो मशीन नहीं, हमारा रोबोट नहीं है जो हमारे हिसाब से चले। उसे अपने फैसले लेने का पूरा हक होगा। उसका अच्छा बुरा जो होगा उसका लिया फैसला होगा। रचना ने गर्व से प्रियांक को देखा और बोली, मेरा बेटा खुशकिस्मत है जो उसे आप जैसे पापा मिले। वो गर्व करेगा अपने माँ बाप पर। और मैं भी खुशकिस्मत हूँ, तभी तो आप जैसा इंसान मेरे जीवन में आया। हमारी अरेंज मैरिज आपकी वजह से लव में बदल गई, पर सब हमारे जैसे खुशकिस्मत नहीं होते। अगर आप अच्छे नहीं निकलते तो इस जबरदस्ती के रिश्ते में बंद कर दो, मेरी जिंदगी खराब ही हो जाती। प्रियांक बोला, तुम इतनी प्यारी हो कि तुमसे प्यार किए बिना रहा ही नहीं गया। दोनों खिलखिला के हंस पड़े। इस कहानी में दिखाई गई सभी घटनाएं और पात्र पूरी तरह काल्पनिक है। इसका उद्देश्य केवल भावनात्मक, सामाजिक और पारिवारिक संदेश देना है। इसमें दर्शाए गए सभी दृश्य संवेदनशील परिस्थितियों को दर्शाने के लिए हैं, जिनका मकसद दर्शकों को संवेदना और समझ का संदेश देना है। इस वीडियो के किसी भी हिस्से का उद्देश्य किसी व्यक्ति के व्यवहार या निर्णय को बढ़ावा देना नहीं है। यदि कभी आपको जीवन में कठिनाई, तनाव या अकेलापन महसूस हो तो अपने परिवार, दोस्त या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। मदद मांगना हमेशा सही कदम है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।